बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबत तो जिंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। ठीक है बेटा, इसी के साथ चल बेटा सब लोग अपनी सीट बेल्ट लगा लो। इधर देखेंगे बेटा, कहा कक्षा 12 रसायन विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट बेटा बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से देखो दो चीजें ऐसी हैं जो लगभग छपती हैं। एक तो बेटा क्लोरोबेंजीन, क्या क्लोरोबेंजीन का निश्चित क्वेश्चन आता है, क्लोरोबेंजीन। और बेटा आज तक की किसी भी परीक्षा का कोई भी प्रश्न पत्र उठा लो, फिनॉल भी अछूता ना रहा है, अर्थात फिनॉल का क्वेश्चन भी क्या आना है, निश्चित आना है बेटा, दोनों में से एक निश्चित। मैंने पहली वीडियो में आपको क्लोरोबेंजीन भी बहुत अच्छी तरीके से कराया और उसी तरीके से बेटा फिनॉल का भी मैं पूरा कंसेप्ट दूंगा, यानी कि शुरू से लास्ट तक बताऊंगा। ठीक है ना, आ रही बात तुम्हारी समझ में? चलो बेटा देखो, आप लोगों से बेटा केवल एक ही अपील की जाती है, बाकी की तो बेटा करता तो बच्चा वही है जो उसके मन में होती है। क्या आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करो, क्योंकि अगर लगातार आप हमसे जुड़े रहोगे, गारंटी दे रहा हूं बिल्कुल केमिस्ट्री को सरल वे में सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, समझ लो। और इतना सरल तरीके से आप लोग धीमे धीमे जैसे ही 2-4 से वीडियो देखोगे आपको भी लगने लगेगा हाँ आपसे भी कोई थोड़ा थोड़ा बनने लगा। और जब ऐसे होने लगा भाई, थोड़े थोड़े प्रयास से बहुत ज्यादा बन जाता है। देखो बेटा चलते हैं बेटा, कहा फिनॉल के विरचन की विधियां। इससे पहले मैंने एल्कोहल के विरचन की विधियां करा दी, अब देखो बेटा फिनॉल। ठीक है, फिनॉल का आप लोगों को पता ही होगा सूत्र क्या होता है। फिनॉल बेंजीन रिंग बना दो, ये द्विगुण फिर छोड़कर द्विगुण फिर छोड़कर द्विगुण, और यहां क्या लगा दो OH, या इसी को सरल तरीके से ऐसे लिख सकते हो C6H5 और OH। ये क्या है बेटा, फिनॉल। ठीक है, अब बनाने की विधियां देखो, मैंने कितनी विधियों में बनाया है, 1 2 3 और 4 तरीके से बेटा फिनॉल जो है 4 तरीके बताए हैं फिनॉल के। आप किसी भी तरीके से, यानी कि आप पे चारों तरीके आने चाहिए, लेकिन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट रहेगा आप लेकिन बोर्ड की दृष्टि से ये सोच लो क्यूमीन वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा हम चलते हैं, पहले शुरू से ही समझाऊंगा। शुरू का मतलब है, इधर देखो हेलो एरिनो से। देखो बेटा ये बहुत अच्छा है, हेलो एरिन समझ रहे हो ना भाई, एरोमेटिक क्या है, एरिन। तो हेलो एरिनो में हम किससे बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से। किससे, क्लोरोबेंजीन से। देखो कैसे हेलो एरिनो से फिनॉल कैसे बनाते हैं, यहां पे लिखा है हेलो एरिनो से। कैसे लिखोगे, अब देखो क्लोरोबेंजीन ले रखा है, हेलो एरिन में मैंने कौन सा ले रखा है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, वैसे हेलो एरिन कितनी होती हैं, 4 होती हैं। यहाँ क्लोरो की जगह ब्रोमो, आइडो और फ्लोरो। हालांकि चलो ब्रोमो और क्लोरो की और आइडो की ज्यादा जिक्र चले, फ्लोरो की जिक्र ना चले। ठीक है, तो हम क्या है हेलो एरिनो से बना रहे हैं, तो क्लोरोबेंजीन को देखो बेटा ये वाली अभिक्रिया हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कहां कर चुके हैं, पीछे हेलो एल्केनो के गुणों में। हेलो, जब क्लोरोबेंजीन को कितने 623 डिग्री केल्विन तथा 300 वायुमंडलीय दाब, कितने 300 वायुमंडलीय दाब, यहां 320 या 300 कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत ना है। ठीक है ना, 300 वायुमंडलीय दाब पीछे करा चुका हूं इसको, हेलो एरिन के गुण में भी आता है ये। सही है, क्या है, क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा, ये बेटा कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। और बेटा 2 होते हैं ये, एक होता है कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास। क्या होता है, कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास का मतलब है KOH और कास्टिक सोडा का मतलब होता है NaOH।
जनरली इसको बोलोगे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ 623 केल्विन ताप एवं 300 वायुमंडलीय दाब पर संगलित किया जाता है। इसको संगलित किया जाता है किसके साथ? NaOH के साथ। तो पता है क्या प्राप्त हो जाता है? सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसका आम्लन करने पर क्या प्राप्त हो जाता है? फिनॉल प्राप्त हो जाता है। बेटा ये मैंने थ्योरी लिखाई है, इसी को मैं समीकरण में लिख दूंगा बस। सही है। रासायनिक समीकरण में अगर आपको रासायनिक समीकरण याद है, यानी कि रासायनिक समीकरण आप लिखना जानते हो, तो थ्योरी बड़े आराम से लिख सकते हो। और बेटा थ्योरी लिखना जानते हो तो रासायनिक समीकरण लिख सकते हो। फिर से देखेंगे बेटा, क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ 623 केल्विन एवं 300 वायुमंडलीय दाब पर क्या करा जाता है? संगलित किया जाता है। तो सोडियम क्या प्राप्त होता है? फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसका अम्लन करने पर क्या प्राप्त हो जाता है? फिनॉल प्राप्त हो जाता है। अब देखो बेटा, ये रहा क्लोरोबेंजीन, इसके क्या है? 623 केल्विन और 300 वायुमंडलीय दाब, ATM क्या है? ये वायुमंडलीय दाब ही है। इसको क्या है? एटमॉस्फेयर बोलते हैं, अर्थात वायुमंडलीय दाब। क्लोरोबेंजीन को कितने NaOH के साथ 623 केल्विन और 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म किया जाता है बेटा, तो ये प्राप्त हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या प्राप्त हो जाता है? सोडियम ये फिनॉक्साइड प्राप्त हो जाता है। फिनॉक्साइड क्या प्राप्त हो जाता है? फिनॉक्साइड। ये है बेटा बेंजीन रिंग पे O यहाँ नेगेटिव दिखा दो, यहाँ पे Na पे पॉजिटिव। ये सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो गया, जिसका अम्लन करने पर, जिसकी अम्ल से अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है? फिनॉल। क्या प्राप्त हो जाता है? फिनॉल। आ रही बात समझ में? बेंजीन रिंग पे क्या है बेटा? क्लोरोबेंजीन NaOH, तीर पे क्या है? 623 के, और नीचे तीर के नीचे लिख दो 300 ATM। फिर सोडियम फिनॉक्साइड यानी कि बेंजीन रिंग पर क्या दिखाओगे? O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। फिर उसका HCl द्वारा फिर तीर पे HCl दिखा दो, यानी कि अम्लन कर दो, तो फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तथा ये विधि कहलाती है हेलो एरीन से फिनॉल प्राप्त करने की विधि। समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। बाकी की आप फिर से एक बार, अगर आपको ऐसा लगे समझ में ना आई है, तो आप पुश कर करके दोबारा से वीडियो देखना। ठीक, अब आ जाओ बेटा दूसरा, बेंजीन तथा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन तथा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से क्या बना रहे हैं बेटा? अरे बनाएंगे फिनॉल ही, क्योंकि विरचन की विधियां किसके चलने हैं? फिनॉल की। चलो देखो कैसे करोगे, या बेंजीन से कहे या बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, दोनों से आप करोगे तो ऐसे करोगे। कैसे? बेंजीन का ओलियम, बेटा ओलियम का सूत्र होता है, क्या होता है? ओलियम का सूत्र है बेटा। ओलियम का देखो क्या सूत्र, में इधर सूत्र बताता चलूं तुम्हें, है ना? देखते हैं बेटा, यहां क्या देखेंगे, देखो ओलियम का क्या सूत्र है, इधर देखो, ये है ओलियम। क्या है बेटा? ओलियम। ओलियम होता है H2S2O7, O7। अगर H2S2O7 में जल मिला देते ना H2SO, तो पता है क्या बन जाता है? H2SO4, और इसके कितने बन जाते हैं? 2। ये H2SO4 बनाने की विधि भी है। क्या है? ओलियम में तुम जितने चाहे सांद्रता का ओलियम से आप सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्राप्त कर सकते हो। तो क्या है? बेंजीन का ओलियम, यहां मैंने सूत्र लिख दिया H2S2O7 द्वारा सल्फोनीकरण करने पर क्या बन जाता है? सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजीन और बेटा सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे गलित सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके
सोडियम फिनॉक्साइड में परिवर्तित कर लिया जाता है। और सोडियम फिनॉक्साइड में परिवर्तित कर लिया जाता है तब तो आप जानते हो केवल अम्लन करा दो और फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। देखो चाहो तो इसको और ज्यादा विधि में मतलब बड़ा भी कर सकते हैं, पर करेंगे ना बेटा। ऐसे ही देखो ये मान्य रिएक्शन है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, कोई दिक्कत ना है। फिर से देखेंगे, अगर बेंजीन से कहेगा तो यहां से चलोगे, अगर बेंजीन से ना कहता, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से कहता तो हम यहां से सीधे चल जाते ना चल जाते। बताओ बेटा, ये वाली रिएक्शन आप कर चुके हो, ऊपर यहां ना कर चुके हो? अरे बेटा यही तो है, क्या यहाँ की जगह NaOH से कराओगे तो आपको ये बन जाएगा, फिनॉक्साइड प्राप्त होगा, और जिसका अम्लन करोगे, यानी कि ऊपर वाली रिएक्शन ही नीचे इन्वॉल्व है। केवल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सूत्र आना चाहिए। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का आपको सूत्र पता होगा, बेंजीन पे SO3H लगा दो तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन जाता है। देखो इन सब की जननी बेंजीन है, बेंजीन में ही आप क्रियात्मक समूह लगा कर नए यौगिक प्राप्त कर सकते हो। तो क्या बता रहे हैं बेटा, बेंजीन तथा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, मैंने बेंजीन से बनाई है और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या करेंगे, बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल पता है कैसे प्राप्त करते हैं? बेंजीन का ओलियम द्वारा सल्फोनीकरण करने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। अब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हो गए, ये इसका मतलब है यहां तक कि मैंने रिएक्शन बता दिया आपको कि बेंजीन का ओलियम द्वारा सल्फोनीकरण करने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ये क्या है बेटा, बेंजीन और सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे गलित सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके किससे करा रहे हैं, इसकी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की किससे, गलित सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके क्या प्राप्त कर लिया जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त में परिवर्तित कर लिया जाता है। और प्राप्त सोडियम लवण का अम्लन करने पर क्या प्राप्त हो जाता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है। और ये फिनॉल प्राप्त करने की विधि किससे है, बेंजीन तथा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन से कहे या बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से कहे, आपको बेंजीन से कहे तो यहां से चलना है, ठीक है। और अगर सल्फोनिक अम्ल से कहे तो सीधे इतना ही करना है। कैसे, अगर वो सल्फोनिक अम्ल से कहते तो हम ये कर देते, क्या यहां लिख देते, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की गलित सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके सोडियम फिनॉक्साइड में परिवर्तित कर लिया जाता है। प्राप्त सोडियम लवण का अम्लन करने पर क्या प्राप्त हो जाता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी। फिर से बताऊं, 1 मिनट और सुनो, बस लास्ट बार बता रहे हो, ये समझो। बेंजीन का ओलियम द्वारा सल्फोनीकरण करने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे गलित सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके सोडियम फिनॉक्साइड में परिवर्तित कर लिया जाता है। प्राप्त सोडियम लवण के अम्लन से क्या है, फिनॉल प्राप्त होता है। देखो बेटा, यहाँ ये आपने बेंजीन ली, ये ओलियम लिया, ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हो गया, जिसको क्या है, गलित सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करो, जिससे आपको फिनॉक्साइड जो लवण प्राप्त हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो जाएगा, जिसका आप सेकंड वाली लाइन में अम्लन करेंगे और आपको प्राप्त हो गया फिनॉल। फिनॉल प्राप्त करने की द्वितीय विधि संपन्न हुई। ठीक है बेटा, आ जाओ तीसरी विधि। देखो इधर देखेंगे, तीसरी कौन सी है, डाईएजोनियम लवणों से। अब डाईएजोनियम लवण आप पहले ही जानते हो बेटा, वहां पीछे हमने कराई थी। अरे बेटा, सेंडमायर अपक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन और साइनोबेंजीन और आइडोबेंजीन सब प्राप्त करी, हेलो एरीन प्राप्त करी थी। तो बेटा उसी की अधूरी रिएक्शन है, बस यहां चेंज करा है। यहां अगर आपने जल के साथ इसको गर्म कर दिया तो बेटा क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यही तो चेंज करा कर है उसमें सेंडमायर अपक्रिया में।
अरे तो उसकी अधूरी यही तो है, वहां याद है तो समझ लो यहाँ याद है। इस तरीके से बेटा रिलेशन से पढ़ोगे ना तो वहां भी सीखोगे और यहाँ भी सीखोगे। इसलिए बताते हैं कि एक चैप्टर को अगर पढ़ रहे हो तो पूरी तरीके से पढ़ो, फिर दूसरे में ऑटोमेटिक समझ में आने लगता है। देखो फिर डाइएजोनियम लवणों से, तो पहले डाइएजोनियम लवण तक तो पहुंचोगे। अब डाइएजोनियम लवण में आप लोग याद करो, हमने पहली विधि में जब सैंडमायर अभिक्रिया कराई थी तो क्या बताया था, एरोमेटिक एमीन को ठंडे खनिज अम्लों के साथ अवकृत कराते हैं तो डाइएजोनियम लवण प्राप्त होता ना होता है। हाँ, खनिज अम्ल में वहां यहाँ हमने कह दिया बस थोड़ा सा नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल बेटा वैसे तो देखो ये दो सूत्र है आपके, कौन कौन से सूत्र हैं, एक तो है आपका कौन सा HNO3, कौन सा HNO3, और बेटा ये एक HNO2 है। सही, ये क्या है बेटा, ये नाइट्रिक अम्ल है। क्या है, किसका सूत्र है ये बेटा, नाइट्रिक अम्ल का। और बेटा ये क्या है, ये है हमारा नाइट्रस अम्ल का। क्या है, नाइट्रस अम्ल, है ना। अब देखो बेटा नाइट्रस अम्ल को और कैसे लिख सकते हो, NaNO2 प्लस HCl ही क्या है, इसको भी आप नाइट्रस अम्ल ही कहोगे। यानी कि ये मत सोचना कैसा, नाइट्रस अम्ल का तो सूत्र HNO2 होता है, NaNO2 प्लस के HCl भी नाइट्रस अम्ल ही कहलाता है। तो देखो फिर करो भाई, क्या है, डाइएजोनियम लवण तक पहुंचो तो क्या बताया, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन की 273 से 278। बेटा ये ठंडाई तो है, अगर मैंने इसको डिग्री सेल्सियस में बताया तो बता 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तो हुआ। तो क्या है, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन की कितनी, या तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस कह दो, या 273 से 278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल ब्रैकेट में NaNO2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया द्वारा डाइएजोनियम लवण बनते हैं। बेटा ये वहां भी कराई थी, ठीक है। अब क्या है, डाइएजोनियम लवण जल के साथ गर्म करने पर फिनॉल देते हैं। जो डाइएजोनियम लवण थे वो पता है अगर उनको जल के साथ गर्म कर दोगे तो प्राप्त क्या हो जाएगा, आपका फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। अब देखो बेटा ये दो नामों से आ जाती है, ध्यान रखना। ये वाली विधि कैसे प्राप्त करोगे आप, एनिलीन, ये जो एरोमेट ये है एनिलीन, क्या है, एनिलीन का ही तो सूत्र है बेटा। तो दूसरे तरीके से कैसे आ जाती है, कैसे प्राप्त करोगे आप, एनिलीन से फिनॉल, या ऐसे कह देगा एनिलीन से फिनॉल बनाने की समीकरण लिखो, या एनिलीन से फिनॉल बनाने की विधि लिखो, तो भी तो यही है। अरे ये एनिलीन है क्या, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन ही तो है। और अभी हमने बताया कि प्राथमिक एरोमेट, क्योंकि जो ये डाइएजोनियम लवण जो है वो ये है बेटा, यही तो है। लेकिन यहां से ना मांग रहे, हम तो पीछे से दे रहे हैं, ये भी बनाने की एक और समीकरण इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें। सही है, दो दो विधि सीख रहे हैं। एनिलीन से कहेगा तो भी यही, डाइएजोनियम लवणों से कहेगा तो भी यही। समझ गए, एक तीर दो निशाने मार रहे हैं, समझ लो। इधर देखो, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन की 273 से 278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा डाइएजोनियम लवण प्राप्त होते हैं। और डाइएजोनियम लवण को किसके साथ गर्म करोगे, जल के साथ। जल के साथ गर्म करोगे तो डाइएजोनियम समूह एकल बंध N2 अलग हो जाएगा। H2O में आप जानते हो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, OH यहां लगा दो, H के साथ Cl निकल जाएगा HCl, और बेटा N2 अलग हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। देखो बस ये प्राथमिक एमीन है, इसको 273 से 278 केल्विन पर नाइट्रस अम्ल के साथ गर्म कर दिया तो डाइएजोनियम लवण प्राप्त हो गया, यह बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो गया। यहाँ पर बेटा बेंजीन देंगे, N2 है, इसके ऊपर पॉजिटिव, और यहाँ Cl दिखाओ, इसके ऊपर नेगेटिव। बस गर्म कर दो इसको किसके साथ,
जल के साथ आपको फिनॉल प्राप्त हो गया। सही, उम्मीद करते हैं बेटा आ गया होगा तुम्हारी चम्मच में। इधर देख लो, तीसरा हो गया संपन्न बेटा। चौथा अध्याय है, समझो जैसे कथन सुनाते हैं तो 3 अध्याय है, समझो फिनॉल बनाने की संपन्न हो गए। चौथा देखेंगे बेटा, चौथा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो बेटा। ये क्यूमीन, क्योंकि दरअसल में बेटा इसका क्यूमीन बहुत कम चलन का यौगिक है, कार्बनिक यौगिक। ये है हाइड्रोकार्बन ही, लेकिन पता है जो चीज कम चलन की रहती है बेटा उनके सूत्रों में बड़ी दिक्कत आती है। अभी कह दे वो क्यूमीन से फिनॉल, क्या है, क्या कह दे, क्यूमीन से फिनॉल कह दे, तो ये लगता है बेटा क्यूमीन क्या होता है, जबकि क्यूमीन एक हाइड्रोकार्बन है। इसका दूसरा नाम है आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्यूमीन क्या है, इसका दूसरा नाम, क्यूमीन का बेटा दूसरा नाम आइसोप्रोपिल और बेंजीन है। समझ रहे हो ना, बेंजीन रिंग पर 3 कार्बन इस प्रकार सेट है कि आइसो है। कैसा है, आइसो का मतलब है CH की एक संयोजकता इधर कार्बन से और एक इधर, या एक इधर, किधर ही कर लो, सही है। आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन नाम दिया। चलो बेटा कैसे करते हैं, बस बड़ा सिंपल विधि है, इतनी कठिन ना है जो तुम टेंशन से में आ रहे हो। इधर देखो क्या है, फिनॉल का उत्पादन हाइड्रोकार्बन क्यूमीन से किया जाता है। किससे किया जाता है, क्यूमीन से किया जाता है बेटा। और क्या होता है, अब इस विधि में तो देख लो, ये तो हमने ऐसे समझो उसी की नकल मार दी। क्या उसने क्या कहा, फिनॉल का उत्पादन करो, तो हमने कह दिया फिनॉल का उत्पादन हाइड्रोकार्बन क्यूमीन से किया जाता है। पर किया कैसा जाता है ये भी तो बताओ। तो हाँ देखो जवाब सुनो बेटा, क्यूमीन को वायु की उपस्थिति में क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर लिया जाता है। देखो बेटा ये क्यूमीन का सूत्र है, बेंजीन रिंग पे मैंने ये CH एकल-1 CH थी, इधर CH3, ये आइसोप्रोपिल कहलाता है और ये बेंजीन है, तो पूरा नाम हो जाता है आइसोप्रोपिल बेंजीन। अभी ऊपर बताया क्यूमीन को वायु की उपस्थिति में क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर लिया जाता है। ऑक्सीकृत आप जानते हो बेटा, अपचयन और ऑक्सीकरण याद रखना, O का जुड़ना और H का निकलना ऑक्सीकरण है, और अपचयन में क्या है बेटा, O का जुड़ना और अपचयन में क्या है, H का जुड़ना और O का निकलना क्या है बेटा, अपचयन। क्या है, अपचयन। अब ऑक्सीकरण कर रहे हैं वायु की उपस्थिति में, तो बेटा O जोड़ दो। कहां जुड़ेंगे बेटा, यही चीज है, यहाँ पे ही तो जुड़ सकते हैं। इस H को हटा दो, O यहाँ पे सेट हो जाएंगे, क्योंकि O की संयोजकता होती है कितनी बेटा, 2। तो यहाँ एकल-1 इसको इधर खिसकाओगे, O एक और रख दो, एक और लगा दो, क्योंकि O2 है ना, वायु की उपस्थिति है, तो COOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, COOH। इसको बोलते हैं बेटा, क्या कर लिया हमने कर लिया क्यूमीन का ऑक्सीकरण, और उसके बाद क्या बन गया, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड प्राप्त हो गया। ठीक, हाइड्रो परऑक्साइड, फिर क्या बताया है कि क्यूमीन को वायु की उपस्थिति में क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर लिया जाता है, और तनु अम्ल के साथ क्रिया द्वारा इसे, तनु अम्ल के, यहां ध्यान रखना, तनु अम्ल कैसा है, तनु यानी कि सांद्र होता है गाढ़ा, और तनु मीन्स होता है पतला। तो यहां जल भी दिखा दोगे H पॉजिटिव, और आप ऑब्लिक में H2O दिखा दोगे, तो अपने आप माना क्या जाएगा, तनु अम्ल। क्या माना जाएगा, तनु अम्ल। तो क्या है, अब जो आपको क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड प्राप्त हुआ, उसे तनु अम्ल के साथ क्रिया द्वारा इसे फिनॉल व एसीटोन में परिवर्तित कर लिया जाता है या किया जाता है। देखो बेटा एक लफ्ज बताया है, आप बना क्या रहे थे, क्या बना रहे थे, आप लोग तो फिनॉल बना रहे, और यहां आपने क्या है, जैसे ही तनु अम्ल डाला किसमें, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइडों में,
तो उसके साथ क्या मिल गया बेटा, उसके साथ हमें मिल गया एसीटोन। और इस विधि द्वारा सह उत्पाद के रूप में एसीटोन भी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो औद्योगिक स्तर पर इसी रूप से प्राप्त होता है। जैसे हम जानते हैं बेटा, साबुन के बारे में जानते होगे, साबुनीकरण की अवक्रिया आपने कक्षा 10 में पढ़ी होगी, सही है। जब भी साबुन बनता है तो उसके साथ ग्लिसरॉल सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे ही बेटा, जब बनाना एक चीज चाह रहे हो और प्रोडक्ट कितने प्राप्त हो रहे हो, 2, तो औद्योगिक स्तर पर ऐसी ही विधियों को चुना जाता है। बेटा आइटम हम क्या है, हम वही मटेरियल तो वही ले रहे हैं और हमें उत्पाद एक से अधिक प्राप्त हो रहे हैं, तो प्रॉफिट होना तो लाजमी है। इधर देखेंगे बेटा, तो इस तरीके से क्यूमीन से जब आप फिनॉल बनाओगे तो ऐसा समझो एसीटोन आपको फ्री में मिल गया होगा, समझ गए। ये एसीटोन आपको सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा होगा। फिर से देखें 1 मिनट और, क्यूमीन का सूत्र याद रखें, बेंजीन पे CH एकल वन CH थी, फिर CH की एक संयोजकता CH3 से इधर जोड़ दो, क्योंकि क्यूमीन का जो नाम है रासायनिक नाम आइसोप्रोपिल बेंजीन है, आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो फिनॉल का उत्पादन कैसे, हाइड्रोकार्बन क्यूमीन से किया जाता है। क्यूमीन को वायु की उपस्थिति में क्या, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में परिवर्तित में ऑक्सीकृत कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर लिया जाता है। तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा इसे फिनॉल और एसीटोन में परिवर्तित किया जाता है। और इस विधि में सह उत्पाद एसीटोन की भी अधिक मात्रा प्राप्त होती है। देखो अभिक्रिया तुम्हारे सामने रखी है, वैसे तो मैंने वहां बताते बता दी, फिर भी देखो ये क्यूमीन है, यहाँ हमने वायु ले ली, ऑक्सीकरण हो जाएगा बेटा, यहाँ 2H हो जाएंगे, ये सही है, ये प्राप्त हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, ये बेटा क्यूमीन हाइड्रो और क्या है, परऑक्साइड है। क्या है ये, परऑक्साइड। चलो बेटा परऑक्साइड। अब जिसका तनु अम्ल के साथ क्या कर दो, जिसकी अभिक्रिया तनु अम्ल से करा दो, तो आपको फिनॉल तो प्राप्त होगा ही होगा, उसके साथ क्या प्राप्त होगा, एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, एसीटोन। समझ गए होगे बेटा, ये ध्यान रखना। ऐसे समझो फिनॉल बनाने के चारों अध्याय संपन्न हो गए। 4 विधियां थी, 4 तरीके से आप फिनॉल बना सकते हो। अब बेटा देखो इस चैप्टर का दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बेटा ये छपा हुआ है, इसलिए मैंने ये नोट में लिख दिया है बेटा, ये वाला, ये मैंने काय में लिखाया आपके लिए, नोट में। नोट का मतलब बेटा बहुत अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छपता ही छपता है। 2 तरीके से इसके आंसर दूंगा। क्वेश्चन आ जाता है बेटा, प्राथमिक कौमा द्वितीयक कौमा तृतीयक एल्कोहलों में विभेद लिखिए। क्या लिखो, विभेद। अब बेटा 2 प्रकार से विभेद बताऊंगा मैं, एक तो ये है और एक दूसरा है, वो भी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है ना। चलो बेटा कैसे, इधर देखो। अब देखो क्वेश्चन ये आता तो आप आंसर ऐसे ही दोगे, लेकिन अगर थोड़ा चेंज आएगा तो वो मैं अभी बताऊंगा कैसे चेंज आएगा, ठीक है। तब आंसर आप वो भी दे सकते हो जो दूसरी चीज बताऊंगा। क्या कह रहा है, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में अंतर संरचना के आधार पर बताइए या लिखिए, यानी कि संरचना के आधार पर बताओ, ठीक। तो अब हमें पता है एल्कोहल बेटा 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक को 1 डिग्री से शो कर देते हैं, द्वितीयक को कैसे 2 डिग्री से शो कर देते हैं, और तृतीयक को कैसे कर देते हैं बेटा 3 डिग्री से, सही है। 3 डिग्री एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल या 1 डिग्री। अब भाई तुम लोग ज्यादा अंग्रेज हो तो देखो ऐसे लिख देंगे 1 डिग्री है ना एल्कोहल, 2 डिग्री या 3 डिग्री, ठीक है। हम तो भाई हिंदी मीडियम वाले ही हैं, इसलिए ज्यादातर हिंदी का प्रयोग करते हैं, सही है। इधर देख लो, पर तुम्हारी समझ में ना आएगी तो इंग्लिश भी बोलना जानता हूं। इधर देखो बेटा क्या करेंगे, यहां पे देखो। अब बेटा विभेद कैसे करोगे,
तो प्राथमिक एल्कोहल का उदाहरण सही समझाओगे ना। तो देखो प्राथमिक एल्कोहल ये वे एल्कोहल होते हैं जिनमें बेटा ये समूह होता है। एक बात ध्यान रखना, ये जिसमें ये समूह है, इधर क्या है, इधर मत जाना। तुम तो ये देख लेना CH2OH है, अगर किसी में CH2OH है यानी कि OH जिस पर जुड़ा हुआ है उस कार्बन के दो संयोजकता हाइड्रोजन ने जो घेर रखी है तो वो है प्राथमिक। यानी कि ये वे एल्कोहल होते हैं जिनमें एकल बंध CH2 समूह होता है या उपस्थित होता है, प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे देखो, जैसे CH3OH इसमें बेटा CH2 है ना। देखो बेटा ऐसे लिख सकते हैं इसको। कभी तुम सोच रहे हो सर ये क्या हुआ, CH2OH, इधर क्या दिखा दो H, क्योंकि कार्बन संयोजकता कितनी दिखानी पड़ेगी, 4। इधर क्या है हमें इससे लेना देना ना है, इकट्ठा करके CH3OH लिख दिया, ठीक है ना। तो बेटा क्या है CH3OH, जैसे क्या बोलते हैं मेथेनॉल, ये एक प्राथमिक एल्कोहल है। आ जाओ और आगे, CH3CH2OH ये दो कार्बन का इसलिए एथेनॉल, इसमें CH2OH है और बहुत सारे बना सकते हो, CH3CH2CH2CH2CH2OH ऐसा लगा दोगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल, यानी कि 1 ब्यूटेनॉल। और भी बना सकते हो आप। तो प्राथमिक में वे एल्कोहल जिनमें एकल बंध CH2OH होता है क्या कहलाते हैं, प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं, क्योंकि हमसे मांगा है विभेद संरचना के आधार पर। फिर बताएंगे द्वितीयक एल्कोहल, तो इसकी परिभाषा देंगे, ये वे एल्कोहल होते हैं जिनमें क्या CHOH होता है, यानी कि C की दो संयोजकता है, आप खाली दिखा दो ऐसे ही, और यहां दिखा दो CHOH समूह उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं, द्वितीयक एल्कोहल कहलाते हैं। बेटा इसकी संरचना अलग होती है, इसकी अलग है। एकल बंध CH2 होते हैं तो प्राथमिक है, और क्या CHOH और C की दो संयोजकताएं खाली दिखा दो तो ये हो गए द्वितीयक एल्कोहल। आ जाओ बेटा तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक जैसे मान लो ये द्वितीयक एल्कोहल है क्योंकि इसमें OH पे जो जिससे जुड़ा है वहां CH है, सही है। CHOH समूह मिल गया ना, बताओ बेटा कौन सा समूह मिल गया, CHOH मिल गया ना, मिल गया। तो ये कौन सा एक द्वितीयक एल्कोहल है। अब इसका नाम क्या कहेंगे, आइसोप्रोपेनॉल या प्रोपेन टू ऑल। ये मैंने तुम्हें इससे पहली वाली वीडियो में नाम लिखना सिखाया था, टू कहां से आ रहे हैं वो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। आ जाओ तृतीयक एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये वे एल्कोहल होते हैं जिनमें C एकल बंध OH होता है, जिनमें क्या होता है C एकल बंध OH समूह होता है, यानी कि C की 3 संयोजकताएं खाली दिखा दो तो C एकल बंध OH वाले समूह वाले क्या कहलाते हैं, तृतीयक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे मैंने ये दिखाया है बेटा, यहाँ COH है, एक CH3, एक इधर इधर और एक इधर CH3, यानी कि CHOH समूह है, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल। ये एक तृतीयक एल्कोहल है। तो संरचना के आधार पर बिल्कुल सिंपल 1 मिनट में तुम्हें बहुत सारांश में बता रहा हूं। एकल बंध CH2OH समूह जिनमें होता है वो प्राथमिक कहलाते हैं। एकल बंध CH भाई CHOH, अब इसकी CHOH है तो C की संयोजकता 4 है, आपने एक तो H से जोड़ रखी, एक OH से, एक इधर दिखाओ एक, तो जिनमें एकल बंध CHOH होता है वो CHOH जिनमें समूह होता है वो द्वितीयक, और COH समूह जिनमें होता है वो तृतीयक। आ जाओ बेटा, अब दूसरे तरीके से क्या बताऊंगा। अब मैं बेटा एल्कोहलों के विभेद का जो परीक्षण कराऊंगा वो ल्यूकास परीक्षण कराऊंगा। क्या कराऊंगा, ल्यूकास परीक्षण, सही है। देखो 1 मिनट रुकोगे, बस 1 मिनट तसल्ली में रुको और फिर देखो मैं तुम्हें क्या बताऊंगा। भाई क्वेश्चन वही रहेगा, क्वेश्चन आता है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों में विभेद के परीक्षण लिखो। अब उसने नाम ना दिया तो आप क्या दे दो, ल्यूकास परीक्षण दे दो। क्या दे दो, ल्यूकास परीक्षण। लेकिन बेटा ल्यूकास परीक्षण का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ल्यूकास अपकर्मक किसे कहते हैं और ल्यूकास परीक्षण द्वारा किसमें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों में विभेद का परीक्षण लिखो, ठीक है। अभी बेटा 1 मिनट रुकेंगे आप लोग, सही है ना।
देखो बेटा अभी जैसा कि तुम्हें बताया था, क्या ये क्वेश्चन बेटा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही है, ध्यान दोगे। क्या है ये? पदार्थों में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों में विभेद करने की ये क्या है? विधि है, जिसको क्या बोलते हैं? ल्यूकास परीक्षण। ये इस परीक्षण में होता क्या है, आप भी क्या है, अगर रियल में ये आपको परीक्षण याद है तो आप भी क्या है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल क्या है, अगर 3 जगह 3 एल्कोहल रखे हुए हैं तो आप भी बता सकते हैं कि ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, ये तृतीयक है। इतना सरल विधि है, यानी कि मुंहजबानी करने से ही आपको आ जाएगी। क्या है बेटा? ल्यूकास परीक्षण। ये क्या है? प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने की क्या है, अत्यंत सरल विधि है, ये लिख दिया है। ये भिन्न भिन्न एल्कोहलों की ल्यूकास अपकर्मक। अच्छा, ल्यूकास अपकर्मक देख लो बेटा, क्या है ल्यूकास अपकर्मक का? कभी कभी सूत्र आता है, क्या है? ल्यूकास अभिकर्मक, अभिकर्मक। तो ये बेटा क्या है, 2 चीजों का मिक्सर होता है, किसका? सांद्र HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस के निर्जल, क्या है? निर्जल ZnCl2, निर्जल। ये क्या कहलाता है बेटा? ये ल्यूकास अपकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? ल्यूकास अपकर्मक। ल्यूकास अपकर्मक का आपको सूत्र याद होना चाहिए, सांद्र HCl प्लस के निर्जल ZnSO2 को मिलाकर ही क्या बनता है, ये प्राप्त होता है ल्यूकास अपकर्मक। तो क्या है? ये प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। ये भिन्न भिन्न एल्कोहलों की ल्यूकास अपकर्मक के प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है। यानी कि कोई ये कह दे कि ल्यूकास अपकर्मक जो परीक्षण है वो किस चीज पर आधारित है, तो ये भिन्न भिन्न एल्कोहलों की भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है। यानी कि इससे प्राथमिक एल्कोहल अलग गति से अभिक्रिया करता है, तृतीयक अलग करता है और द्वितीयक अलग करता है। तो क्या बताया है कि ये भिन्न भिन्न एल्कोहलों की ल्यूकास अपकर्मक, मैंने यहां सूत्र लिख दिया कि प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है। अब बेटा होता क्या है, इसमें बनता क्या है? तो किसी एल्कोहल की ल्यूकास अपकर्मक, किसी एल्कोहल में ल्यूकास अपकर्मक मिलाने पर क्या बनते हैं? एल्किल क्लोराइड बनते हैं। किसी भी आप एल्कोहल में यदि ल्यूकास अपकर्मक मिला दोगे तो बेटा प्राप्त होंगे एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं, जिससे क्या हो जाता है? धुंधलापन उत्पन्न होता है। यानी कि बेटा विलयन धुंधला हो जाता है। जब भी आप किसी भी एल्कोहल को अगर आप ल्यूकास अपकर्मक में मिलाओगे तो एल्किल हैलाइड बनते हैं, जिससे विलयन कैसा हो जाता है? धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है। अब ये भी अलग क्वेश्चन बन जाता है कि जब किसी एल्कोहल में क्या है, ल्यूकास अपकर्मक मिलाते हैं तो धुंधलापन उत्पन्न होता है। तो बताएंगे क्यों होता है। तो आप जानते हो जब भी किसी एल्कोहल में ल्यूकास अपकर्मक मिलाओगे तो क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड बनते हैं, और जिससे विलयन कैसा हो जाता है? धुंधला जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। इस प्रकार देखो, ये मैंने एल्कोहल ले लिया, कोई सा भी ले लो, ये सांद्र HCl और निर्जल ये तीर पे दिखाया है, सही है। ये क्या है? ल्यूकास अपकर्मक है। जब रिएक्शन इसकी कराओगे तो बेटा ये H2O इधर निकल गया और Cl यहां से, ये बने एल्किल हैलाइड। क्या बने? एल्किल हैलाइड बन गए। क्या बन गए? एल्किल हैलाइड। हैलाइड में भी कौन सा बना? एल्किल क्लोराइड निश्चित बना, एल्किल क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, सही। अब देखो होगा क्या, कैसे करोगे विभेद। तो देखो कमरे के ताप पर, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कमरे का ताप 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो कमरे के ताप पर तृतीयक एल्कोहल तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करते हैं, जबकि बेटा कमरे के ताप पर द्वितीयक एल्कोहल 5 से 10 मिनट क्या है बाद धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। कमरे के ताप पर प्राथमिक एल्कोहल धुंधलापन उत्पन्न नहीं करते, जिसके कारण क्या रहता है बेटा? विलयन पारदर्शक होता है या बना रहता है।
बस देखो बेटा ये 3 एल्कोहल हैं, आप कौन से हैं ये 3, ये समझ लो थोड़ी देर के लिए 3 एल्कोहल हैं। मैं बेटा इनमें क्या डाल लिया, ल्यूकास अपकर्मक डाल लिया। जो विलयन सबसे जल्दी धुंधलापन होगा समझ लो ये तृतीयक है, ठीक। और 5 से 10 मिनट इंतजार करूंगा तो ये वाला होने लगा, ठीक है, ये द्वितीयक हो गया। ये विलयन जैसा पहले था आज भी वैसा ही है, तो समझ लो ये कैसा है, प्राथमिक है। इसका मतलब है प्राथमिक एल्कोहल ल्यूकास अपकर्मक के साथ क्या है, धुंधलापन उत्पन्न नहीं करते। समझ में आ गई होगी बेटा, प्रैक्टिकली आपको समझा दिया है, आप जरा सी देर में समझ गए होगे, समझ रहे हो ना। पहले देखो फिर सारांश के रूप में जो मैंने लिखा है आप जरूरी ना है ऐसे लिखो। पहली बात तो ल्यूकास अपकर्मक के बारे में पता होना चाहिए, सांद्र HCl प्लस के निर्जल ZnCl2 को का जो मिश्रण होता है वही आपका ल्यूकास अपकर्मक होता है। और ल्यूकास अपकर्मक द्वारा या ल्यूकास अपकर्मक से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। और ये विधि इस तथ्य पर आधारित है कि ये भिन्न भिन्न एल्कोहलों के साथ भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया होती है। और इस अभिक्रिया में जब भी किसी एल्कोहल में यदि आप ल्यूकास अपकर्मक मिलाओगे तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होंगे, जिससे विलयन क्या हो जाता है, धुंधलापन उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पे बता दिया कि यदि कमरे के ताप पर तृतीयक एल्कोहल तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करते हैं, और यदि आपको कमरे के ताप पर धुंधलापन यानी कि 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न होता है, तो वो समझ लो द्वितीयक एल्कोहल 5 से 10 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। और प्राथमिक एल्कोहल ल्यूकास अपकर्मक के साथ क्या धुंधलापन उत्पन्न नहीं करते, जिससे विलयन पारदर्शक बना रहता है। सभी बच्चे जो C12 बांधे हुए खोल लें, सही है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। देखो बेटा आप लोग जो है उसी प्रयास में लगे रहें बेटा। हमारी बात ज्यादातर जितने अपने जो मिलने वाले हैं आपको सभी को क्या है, जितना भी वीडियो आप शेयर कर सको करो, चैनल को सब्सक्राइब कराओ। और बेटा अगर वीडियो वास्तव में तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि अच्छी है तो लाइक कर दो, और अगर कुछ गलत लगा हो तो आप कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।